राम राम भाई सार्यानु। मेरा नाम है नरेश कुंतल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के क्लासेस में। और बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, देश के अंदर एक माहौल चला हुआ है। राम भगवान आ चुके हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। तो उसी क्रम में हम भी आगे बढ़ते हैं और आज हम करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की प्राण प्रतिष्ठा। बच्चों, प्राण प्रतिष्ठा से मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति के अंदर राम राम बस चुके हैं रग रग में, उसी तरह से ये चैप्टर भी मैं आपकी रग रग के अंदर बसाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए मेरे साथ आइए और हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के जितने भी अब तक PYQs बने हैं और आने वाले सेशन में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड के एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चंस की आज मैं आपके सामने खोपड़ी तोड़ने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो आज आइए मेरे साथ। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन NiCO का होल 4। आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है जिसके अंदर आपको सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपको कैलकुलेट करना नहीं आता हो तो देखो मैं आपको सिखा देता हूं। अभी 1 मिनट दीजिए आप मुझे, मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाता हूं। निकालते कैसे, जैसे आपके पास है NiCO का होल 4। ठीक है, आपको क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज आपको मान के चलना है x। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का मतलब ही होता है कि आपको सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज चाहिए। आपने मान लिया x प्लस 4 टाइम्स ऑफ आपके पास है CO कार्बोनिल, और कार्बोनिल के पास चार्ज कितना होता है बेटा? वो होता है बेटा 0। ओवरऑल रख दीजिए इसको 0 के बराबर। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 0, और जो यहां से x की वैल्यू आती है वही होता है बेटा सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है बात, तो सही आंसर क्या होगा? 0। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO इन COEN का होल थ्राइस, और पूरे का होल दे रखा है होल ट्वाइस, और सल्फेट का होल थ्राइस। ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपके पास दिए हों, आपको किस तरह से काम करना है बड़े ध्यान से समझना। देखिए आपके पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की 2 यूनिट दी हुई हैं, तो आप क्या करेंगे, जब भी आप इसका चार्ज निकालेंगे तो अब आप x ना मान के इसको क्या मानेंगे, अब आप इसको 2x मानेंगे। ठीक है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ EN इथेन 1,2 डाई अमाइन, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है बेटा? 0, प्लस 3 टाइम्स ऑफ सल्फेट, सल्फेट का चार्ज कितना? -2 इज इक्वल्स टू 0। जब यहां से आप वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आएगा 2x इज इक्वल्स टू 6 और x इज इक्वल्स टू +3। तो आपके पास सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +3। 2021 का आया हुआ सवाल है बोर्ड का, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कॉम्प्लेक्स एंड ए डबल सॉल्ट। बेटा पेपर में सवाल यहां से आ चुका है। एक बार तो सवाल ऐसे करके आया है कि डबल सॉल्ट बताइए क्या होता है और उसका एक एग्जांपल बताइए। इस बार आपसे पूछ रहा है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल सॉल्ट के बीच में अंतर बताइए, क्या अंतर होता है। तो देखिए पहले आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के तरीके समझने होंगे और दूसरी तरफ आपको समझना होगा डबल सॉल्ट। मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताऊंगा। पहला डिफरेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल सॉल्ट दोनों ही एडिशन कंपाउंड होते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वे कंपाउंड्स हैं जिनका यदि आप हाइड्रोलाइसिस कराएं तो पानी के अंदर वो कंप्लीटली डिजोल्व ना हो तो इनके लिए अल्फा मींस डिसोसिएशन की वैल्यू लेस देन 100% होती है। वहीं अगर आप डबल सॉल्ट की बात करें, डबल सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होते हैं या ऐसे एडिशन कंपाउंड होते हैं जिनका यदि आप हाइड्रोलाइसिस कराएं तो बेटा वे पानी में डालने पे 100% डिसोसिएट्स हो जाते हैं, इसीलिए इनके लिए अल्फा की वैल्यू 100% आती है। दूसरा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वे कंपाउंड्स हैं जो पानी में डालने के बाद अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखते हैं, अपनी आइडेंटिटी बना के रखते हैं, खोते नहीं हैं। वहीं डबल सॉल्ट ऐसे कंपाउंड होते हैं बेटा जो पानी में डालने के बाद अपनी आइडेंटिटी लूज करा देते हैं, जो अपनी आइडेंटिटी लॉस करा देते हैं या अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। ठीक है, ये इनके अंदर का एक बेसिक डिफरेंस है। यदि आपसे इनका एग्जाम्पल पूछे तो आप एग्जाम्पल भी लिख के आ जाइएगा, जैसे कि K4FeCN का होल 6, कोई भी आप एक एग्जाम्पल लिख के आ जाइए। डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल आपने शायद पढ़े हों, जैसे कि आपने पढ़ा होगा पोटास एलम वाला, पोटास एलम,
लेकिन हाँ पोटाशियम, और एक पढ़ा होगा आपने मोरसॉल्ट, और एक पढ़ा होगा आपने कार्नेलाइट। हमारे सिलेबस में बेटा ये 3 ही डबल सॉल्ट के एग्जाम्पल हैं जिनको आपको याद करना है। एक बार एग्जाम में बेटा मोर सॉल्ट का फॉर्मूला आपसे पूछा है, तो आप मोर सॉल्ट का फॉर्मूला भी याद करके चलेंगे। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। राइट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ प्लेटिनम इन द कॉम्प्लेक्स। आपसे पूछा है कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताइए। देखिए बेटा, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, आप ऐसे समझिए, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स आपस में जो बॉन्ड बनाते हैं उनका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होता है। जैसे अज्यूम कीजिए ये आपके पास एक सेंट्रल मेटल एटम है, आपने इनके साथ में लिगेंड्स को कुछ इस तरह से अरेंज करा रखा है, तो आप कहेंगे कि लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन्स किसके लिए डोनेट कराता है बेटा, मेटल के लिए डोनेट कराता है, और कुछ इस तरह से अरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का बेसिक मतलब यह है कि एक सेंट्रल मेटल एटम कितने लिगेंड्स के साथ में अटैच है या कितने लिगेंड्स के साथ में बॉन्ड बना रहा है, वही आपको निकालना है। सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर में निकालना मैंने आपको सिखा दिया है, एक बार आप फिर से देखेंगे। अज्यूम कीजिए इसका चार्ज है x प्लस 2 टाइम्स ऑफ En का चार्ज कितना होता है बेटा 0, En का चार्ज 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्लोरीन का चार्ज कितना होता है -1 इज इक्वल्स टू 0। यहां से यदि आप x की वैल्यू निकालें तो बेटा ये आएगी +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो आ गया बेटा +2। ठीक है, अब यदि आप निकालना चाहें कोऑर्डिनेशन नंबर, तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का फॉर्मूला में लिख देता हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी, नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। अब बेटा आप कहेंगे कि सर ये डेंसिटी क्या है। डेंसिटी बेटा आप ऐसे समझिए कि जैसे ये En है, En किसी भी सेंट्रल मेटल एटम को बाइंड करने के लिए अपने कितने बॉन्ड डोनेट कर रहा है या कितने बॉन्ड से सेंट्रल मेटल एटम के साथ में अटैच है, उसी को बोला जाता है बेटा डेंसिटी। जैसे En एक साथ 2 बॉन्ड बनाता है, इसीलिए En की डेंसिटी कितनी होगी बेटा 2। क्लोरीन एक बार में बेटा एक ही बॉन्ड बनाता है, इसीलिए क्लोरीन की डेंसिटी कितनी होगी बेटा 1। तो डेंसिटी के बेसिस पे जब आप कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं तो इन्हें आपको डेंसिटी के बेसिस पे अलग अलग कैलकुलेट करना होता है। कैसे करेंगे बेटा, पहले लिगेंड दिया है आपके पास En, और En बेटा कितने हैं, आप कहेंगे सर En है 2, En की डेंसिटी कितनी है बेटा 2 है, प्लस दूसरे लिगेंड कितने बेटा सर वो भी 2 हैं, और उनकी डेंसिटी कितनी है वो 1 है। तो जब आप यहां से कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो बेटा वो आएगा 6। इसका मतलब इस सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम को कितने बॉन्ड्स ने घेर रखा है बेटा 6 बॉन्ड्स ने घेर रखा है। किस तरह से घेर रखा है, 1 मिनट दीजिए मैं दिखाऊं आपको। देखो आप अज्यूम कीजिए ये एक सेंट्रल मेटल एटम है प्लेटिनम, और जब आप इसकी शेप बनाएंगे तो शेप कुछ इस तरह से बन के आएगी बेटा 6 बॉन्ड के साथ में। ठीक है, आप क्या कीजिए, एक En इधर रखिए कुछ इस तरह से, एक En का पार्टिकल इधर रखिए कुछ इस तरह से, 2 आपके पास क्लोरीन है, एक यहाँ और एक यहाँ, कुछ इस तरह से इसकी शेप आपको देखने के लिए मिलेगी। चीजें अच्छी तरह से बेटा इसके बारे में क्लियर तब होंगी जब आप इस चैप्टर की पढ़ेंगे बेटा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में आप ये देखेंगे कि ये इसकी ट्रांस स्ट्रक्चर निकल के आई है, इसकी सिस स्ट्रक्चर भी निकल के आएगी, तो नेक्स्ट टॉपिक में वो सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है आपके पास, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrCl2OX का होल थ्राइस, और उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू है बेटा -3। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जब भी आपके लिए दिए हों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। घबराना क्यों नहीं है, क्योंकि हम हैं ना, हम किस लिए। देखिए मैं आपको आसान तरीका सिखाता हूं, आपको निकालना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, अभी मैंने बताया था आपको अभी, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। ठीक है, अब आप बताइए बेटा नंबर ऑफ लिगेंड्स। देखिए बेटा पहले आपके पास दिया है क्लोरीन, कितने क्लोरीन है बेटा, आप कहेंगे सर 2 हैं, इनकी डेंसिटी कितनी है 1, प्लस आपके पास OX बेटा कितने हैं 2 हैं, OX की डेंसिटी कितनी है बेटा 2, ओवरऑल आंसर कितना आ गया बेटा यहाँ से 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6।
कोई दिक्कत है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आपसे कहूँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर और निकाल के दिखाइए, तो आप कैसे निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर? देखिए आप इसको जूम कीजिए, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? x है, हमें नहीं पता कितना है, x हमने मान लिया प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का चार्ज कितना होता है बेटा? मोनोडेंटेड लिगेंड है, इसका चार्ज होता है -1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ OX। OX बेटा ऑक्जेलेटो आयन, और ऑक्जेलेटो आयन का चार्ज होता है बेटा -2 इज इक्वल्स टू। अब देखिए बेटा पिछले क्वेश्चंस में एंटिटी के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इसलिए हमने सारी वैल्यूज को 0 के इक्वल कराया था। यहाँ पे बेटा एंटिटी के ऊपर चार्ज की वैल्यू दे रखी है -3, तो अब आपको क्या करना होगा? आपको टोटल आंसर रखना होगा किसके बराबर बेटा? -3 के बराबर। ठीक है, आप यहां से देखेंगे, यहां से आएगा -2, यहां से आएगा -4, कितना हो गया बेटा? -6। जब आप इसे राइट साइड में भेजेंगे ये हो जाएगा बेटा +3, तो x इज इक्वल्स टू +3। तो ओवरऑल आंसर कितना? +3। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बेटा? 6, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 3। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बेटा आपके पास, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स COEN का होल थ्राइस चार्ज है बेटा +3। कैसे निकालेंगे? वही सेम तरीका, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लिगेंड्स। बेटा बताइए नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने? आप कहेंगे सर नंबर ऑफ लिगेंड्स होंगे 3। उनकी डेंसिटी कितनी है बेटा? EN की डेंसिटी होती है बेटा 2। ओवरऑल आंसर कितना आ गया बेटा? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। अब आप कहेंगे सर बार बार कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही क्यों आ रहा है? क्योंकि इस पूरे चैप्टर के अंदर बेटा हम 2 ही कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ते हैं। कौन कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा? एक पढ़ते हैं हम 4 और एक पढ़ते हैं हम 6। तो मैक्सिमम प्रायोरिटी यही है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही है कि आंसर कोऑर्डिनेशन नंबर का या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा, और वो तो आप देख के भी आइडिया लगा सकते हैं कि कितना आने वाला है। ठीक है बेटा, अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाइए, तो कैसे निकालेंगे बेटा? आप कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे सर सेंट्रल मेटल एटम का हमने मान लिया x प्लस 3 टाइम्स ऑफ EN का चार्ज कितना होता है बेटा? EN का चार्ज होता है बेटा 0 प्लस इज इक्वल्स टू +3, तो x का यहां से ऑक्सीडेशन नंबर आ गया बेटा +3। ठीक है, कोई दिक्कत है बेटा? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल है बेटा आपके पास, द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहीड्रल। बेटा ये सिंबल आपको याद रखना है, डेल्टा O और डेल्टा T, इसको बोला जाता है CFSE। एक बार बेटा बोर्ड एग्जाम में CFSE की आपसे डेफिनेशन पूछी है, आपसे पूछा है कि डिफाइन कीजिए CFSE क्या होता है। आप क्या बताएंगे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या फिर क्रिस्टल फील्ड सेपरेशन एनर्जी। ठीक है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, जब आप पढ़ेंगे CFT, तो जब आप डीजनरेटेड ऑर्बिटल को अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल फील्ड से हटा देते हैं तो आपके पास 2 पोर्शन बन के आते हैं, एक जैसे कि T2G और एक बन के आता है बेटा EG। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है बेटा उसी को बोला जाता है CFSE। अगर एग्जाम में यहाँ से डेफिनेशन आती है CFSE की, तो आप क्या लिख के आएंगे? द एनर्जी गैप बिटवीन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल एंड हायर एनर्जी ऑर्बिटल इज कॉल्ड CFSE। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि टेट्राहीड्रल के केस में इस CFSE और ऑक्टाहीड्रल के केस में इस CFSE, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, उस रिलेशन का फॉर्मूला बताइए। तो आप क्या कहेंगे? इसका एक फॉर्मूला आता है बेटा, आप रट के चलना, डेल्टा T इज इक्वल्स टू 4/9 ऑफ डेल्टा O, 4/9 ऑफ डेल्टा O। यदि बेटा यहाँ पे 4/9 की जगह पे मैं 4/8 लिखूं तो क्या ये 1/2 के इक्वल नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। यानी कि आप अप्रोक्स में ये कह सकते हैं कि डेल्टा T यानी टेट्राहीड्रल के केस में जो एनर्जी गैप आता है वो लगभग आधा होता है ऑक्टाहीड्रल की कंडीशन का। ये याद करने के लिए एग्जैक्ट नहीं होता बेटा, लेकिन आप कह सकते हैं कि वो अप्रोक्स हाफ के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C, 4/9 ऑफ डेल्टा O। ठीक है, यहां से पेपर में हो सकता है न्यूमेरिकल भी आ जाए। अगला क्वेश्चन है आपके पास इसी के बेसिस पे बेटा, द CFSE ऑफ COCl का होल 6 इज 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। द CFSE फॉर COCl का होल 4 विल बी। ये ना बेटा आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, आपको समझना होगा, आपको बेवकूफ नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना है बेटा? वो देखो आपके पास रखा COCl का होल 6, ठीक है,
अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे बेटा मेरे लिए कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए कितना है, आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 6 लिगेंड प्रेजेंट हैं, और जब भी 6 लिगेंड प्रेजेंट हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा बेटा 6। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो बेटा शेप कौन सी निकल के आएगी, शेप आएगी बेटा ऑक्टाहेड्रल। शेप आएगी कौन सी, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल के केस में हम डिनोट करते हैं बेटा डेल्टा ओ से। इसका मतलब ये जो वैल्यू आपके लिए दे रखी है बेटा, वो वैल्यू किसकी है, फिर वो वैल्यू है डेल्टा ओ की, 18,000 पर सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। दूसरे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है COCl का होल फूड, इसके लिए आपको CFSE की वैल्यू निकालनी है। एक बात बताइए बेटा, यहाँ पे कितने क्लोरीन प्रेजेंट है, 4। यदि यहाँ पे 4 क्लोरीन प्रेजेंट हैं तो क्या फिर ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नहीं आएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल आएगा। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो बेटा शेप कौन सी निकल के आएगी, आप कहेंगे सर शेप आएगी टेट्राहेड्रल। कौन सी आएगी बेटा, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल के केस में हम बेटा CFSE को डिनोट करते हैं डेल्टा टी से। यानी कि आपके लिए डेल्टा ओ की वैल्यू उसने दे रखी है, आपसे डेल्टा टी की वैल्यू पूछी है। और अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको एक रिलेशन बताया था बेटा कि डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। तो यहाँ से जब आप वैल्यू निकालेंगे बेटा तो ये कितनी आएगी, ये आएगी बेटा 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। डेल्टा ओ की वैल्यू कितनी है बेटा, 18,000। जब आप इसे यहाँ से कट करेंगे तो बेटा ये आएगा 2000। डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी बेटा 8000 सेंटीमीटर इनवर्स। डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 8000 सेंटीमीटर इनवर्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बेटा। अगर आपको इस बात की कंफ्यूजन हो कि आपने कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे शेप कैसे डिफाइन कर दी, तो मैं आपको बता देता हूं वो सारी चीजें। देखिए एक सेकंड इधर बताता हूं बेटा। इस चैप्टर के अंदर मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो आने वाले हैं वो केवल 2 ही आएंगे हमारे सिलेबस में, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा। जब भी बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है हमेशा हाइब्रिडाइजेशन या तो होगा बेटा sp3d2 या फिर होगा d2sp3। ठीक है बेटा। इन दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन के केसेस में बेटा जो शेप निकल के आती है वो आती है बेटा ऑक्टाहेड्रल। कौन सी आती है बेटा, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन यदि आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटा 4, तो या तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा बेटा, या तो आएगा बेटा sp3 या फिर आएगा बेटा dsp2। इन दोनों में से कोई भी एक हाइब्रिडाइजेशन आपके पास आ सकता है, या तो आएगा बेटा sp3 या आएगा dsp2। यदि आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है तो बेटा शेप कौन सी आएगी, शेप आएगी बेटा टेट्राहेड्रल। कौन सी आएगी, टेट्राहेड्रल। और यदि बेटा आपके पास हाइब्रिडाइजेशन आता है dsp2 तो आने वाली शेप होगी बेटा स्क्वायर प्लेनर। कौन सी होगी बेटा, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है बात, कोई दिक्कत है? चलिए अगला सवाल है बेटा आपके पास, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। हाँ, अगला सवाल है बेटा आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड्स फॉर्म ए किलेट कॉम्प्लेक्स विद मेटल आयन। बेटा किलेट कॉम्प्लेक्स इनमें से कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स बना सकता है? अब आपको बेटा ये पता होना चाहिए कि किलेट कॉम्प्लेक्स होते क्या हैं। किलेट कॉम्प्लेक्स होते क्या हैं, या किलेट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आपके पास होने चाहिए किलेट लिगेंड्स। क्या होने चाहिए बेटा, किलेट लिगेंड्स। अब ये किलेट लिगेंड्स क्या होते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ से एग्जाम में सवाल बनता है बेटा। और ये किसके ऊपर बनता है, सवाल बनता है बेटा स्टेबिलिटी के बेसिस पे, कि आपके पास कोई भी 2 एग्जाम्पल दे देगा, आपसे कहेगा कि बताइए इन दोनों में से कौन से कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी ज्यादा है और किसकी कम है। तो आप कैसे निकालेंगे बेटा, किलेट कंपाउंड बनाने के लिए ना कम से कम जो आपके पास लिगेंड है उसको बाइडेंटेट होना जरूरी है। बाइडेंटेट होना जरूरी है, कम से कम बाइडेंटेट हो, ट्राइडेंटेट हो, टेट्राडेंटेट हो, या फिर आप एक शब्द में कहें कि वो पॉलीडेंटेट हो। यानी कि लिगेंड्स का यहाँ पे पॉलीडेंटेट होना कंपलसरी होता है। यदि लिगेंड्स पॉलीडेंटेट नहीं है तो बनने वाला कंपाउंड किलेट कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता। आप ये ट्रिक याद रखेंगे, ठीक है। तो यदि आपने लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ा हो मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड के बेसिस पे, तो आप पहचान पाएंगे कि H2O एक मोनोडेंटेड लिगेंड होता है,
CN एक मोनोडेंटेड लिगेंड है और क्लोरीन भी एक मोनोडेंटेड लिगेंड है, लेकिन C2O4 ये क्या है बेटा, ये बेटा एक बाइडेंटेड लिगेंड है। क्या है बेटा, ये बाइडेंटेड लिगेंड। और यदि बेटा ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो ये किसी भी सेंट्रल मेटल एटम को बाइंड करने के लिए अपने 2 बॉन्ड यूज करेगा। ठीक है बेटा, और जब भी ये 2 बॉन्ड यूज करता है तो बेटा ये क्लेट कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के साथ में बेटा रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं बेटा, रिंग का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मैं आपको बना के दिखाऊं, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है Fe, ध्यान से देखना, Fe और आपके पास बेटा 3 लिगेंड्स दिए हैं और वो भी तीनों लिगेंड कैसे बेटा, C2O4, यानी कि कैसे लिगेंड है बेटा, बाइडेंटेड लिगेंड है। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है बेटा, C2O4 को बेटा क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बेटा En। क्या बोलते हैं बेटा, En। तो मान लीजिए आपने एक En यहाँ पे रखा, एक इस तरह से कुछ बॉन्ड बनेगा। एक En आपने बेटा यहाँ पे रखा, कुछ इस तरह से बॉन्ड बनेगा। और बेटा एक En आपने यहाँ पे रखा, कुछ एक बॉन्ड इस तरह से बनेगा। ठीक है बेटा, C2O4 को ऑक्सीलेटो बोला जाता है और इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, COO- और COO-, ऑक्सीलेट बोलते हैं इसे। मान लीजिए अगर यहाँ पे En होता तब कुछ इस तरह से कंपाउंड बनता। अब आप कुछ इस तरह से देखिए, इस सेंट्रल मेटल एटम को बाइंड करने के लिए एक लिगेंड ने कितने बॉन्ड बनाए बेटा, 2 बॉन्ड बनाए हैं। और 2 बॉन्ड बनाने के साथ साथ उसने एक रिंग का भी फॉर्मेशन किया है। ठीक है बेटा, लिगेंड्स का सेंट्रल मेटल एटम के साथ में उनको बाइंड करना और एक लिगेंड का फॉर्मेशन कराना ही क्या कहलाता है बेटा, किलेशन कहलाता है। और जब भी किसी भी कंपाउंड के अंदर किलेट कॉम्प्लेक्स बनेंगे, एक नॉर्मल कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में एक किलेट कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बेटा ज्यादा पाई जाती है। क्यों होती है बेटा ज्यादा, क्योंकि जब भी आप इस लिगेंड्स के बॉन्ड को डिस्ट्रॉय कराने की कोशिश करेंगे तो बेटा पहले आपको इन रिंग को तोड़ना होगा। और बेटा रिंग को तोड़ने के लिए ना आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, इसीलिए किलेट कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी नॉर्मल कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में ज्यादा पाई जाती है। ठीक है बेटा, चलिए इसी के बेसिस पे आपसे अगला सवाल पूछा है उसने, अभी 1 मिनट में इसको मिटा देता हूं। चलिए, उसने बेटा आपसे अगला सवाल पूछा है, कह रहा है अमंग FeC2O4 का होल थ्राइस और FeNH3 का होल 6 विच इज मोर स्टेबल एंड वाई। अब आपको बताना है इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है और क्यों ज्यादा स्टेबल है। अभी मैंने आपको बताया था, आप इसमें देखिए, इसके अंदर प्रेजेंट जो लिगेंड है बेटा वो मोनोडेंटेड लिगेंड है, इसके अंदर जो लिगेंड प्रेजेंट है बेटा वो बाइडेंटेड लिगेंड है। और बाइडेंटेड लिगेंड क्या करते हैं बेटा, किलेट रिंग का फॉर्मेशन कराते हैं। क्या करते हैं, किलेट रिंग का फॉर्मेशन कराते हैं। और किलेट रिंग का फॉर्मेशन होने की वजह से इनकी स्टेबिलिटी बेटा ज्यादा पाई जाती है, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा पाई जाती है। जितनी ज्यादा क्लेट रिंग्स होंगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी पाई जाएगी बेटा। ठीक है बेटा, कभी कभी आपसे क्या पूछ सकता है बेटा कि नंबर ऑफ क्लेट लिगेंड्स बताइए, नंबर ऑफ क्लेट रिंग बताइए, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर कितनी क्लेट रिंग फॉर्म हो सकती हैं। तो उसका बेटा एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ क्लेट रिंग, नंबर ऑफ क्लेट रिंग्स इज इक्वल्स टू, आप कैसे निकालेंगे, डेंसिटी ऑफ लिगेंड, डेंसिटी ऑफ लिगेंड -1। यानी कि जितनी लिगेंड्स की डेंसिटी है उसमें से आप 1 माइनस कर दीजिए, आपको बनने वाली क्लेट रिंग्स का नंबर पता चल जाएगा। ऐसा क्यों होता है बेटा, ऐसा इसलिए होता है बेटा कि यदि मान लीजिए लिगेंड्स की डेंसिटी है बेटा 2, तो 2 लिगेंड्स मिलके एक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं, तो डेंसिटी -1 यानी कि 2 - 1, तो कितनी रिंग बनी बेटा, 1। यदि डेंसिटी है बेटा 3, तो 3 लिगेंड्स या 3 बॉन्ड मिलके बेटा 2 रिंग का फॉर्मेशन करेंगे, तो बनने वाली रिंग कितनी हो जाएंगी बेटा, डेंसिटी -1। ठीक है, अगला सवाल है आपके पास, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। बेटा आइसोमेरिज्म एक अच्छा टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, और आइसोमेरिज्म को समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। हालांकि बेटा यहाँ से आइसोमेरिज्म में बोर्ड एग्जाम में ज्यादा सवाल नहीं बनते हैं, स्ट्रक्चर खासकर ज्यादा ड्रॉ नहीं करवाई जाती हैं। आपसे एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछता है कि बताइए गिवन क्वेश्चन के अंदर इसके कौन कौन सी आईयूपीएसी नहीं, आइसोमेरिज्म, कौन सी आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकती हैं। एक क्वेश्चन के अंदर बेटा एक से ज्यादा टाइप की आइसोमेरिज्म भी पाई जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन के अंदर केवल एक ही टाइप की आइसोमेरिज्म होगी, एक से ज्यादा टाइप की आइसोमेरिज्म भी पाई जा सकती हैं। तो
आइसोमेरिज्म पता करने के लिए मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं, जैसे कि आपने पढ़ा है कि आइसोमेरिज्म बेटा दो तरीके की पाई जाती हैं। कौन कौन से तरीके की पाई जाती है बेटा? एक आइसोमेरिज्म पाई जाती है जिसे आप कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। कौन थी बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूसरी होती है बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बेटा आपने चार तरीके की पढ़ी होगी। एक पढ़ी होगी बेटा आपने आयोनाइजेशन, दूसरी पढ़ी होगी बेटा आपने हाइड्रेट, और इसी हाइड्रेट आइसोमेरिज्म का बेटा दूसरा नाम होता है जिसे कहते हैं सॉल्वेट। तीसरी पढ़ी होगी बेटा आपने लिंकेज, और बेटा चौथी पढ़ी होगी आपने कोऑर्डिनेशन। लिंकेज आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ये चार तरीके की आइसोमेरिज्म आपने पढ़ी थी बेटा किसके अंदर? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर। ठीक है, इनको पहचानने का तरीका क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन दे रखा है बेटा, इसको पहचानने का तरीका क्या है? यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब आप कहेंगे सर कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे लिंकेज आइसोमेरिज्म है? बेटा लिंकेज आइसोमेरिज्म पता करने के लिए जो ट्रिक है वो क्या ट्रिक है कि लिंकेज आइसोमेरिज्म केवल 3 ही लिगेंड बना सकते हैं। बेटा कौन कौन से? बेटा एक है आपके पास NO2, एक है बेटा आपके पास CN, और एक है बेटा आपके पास NCS। ठीक है, ये केवल 3 ही लिगेंड ऐसे हैं बेटा जो लिंकेज आइसोमेरिज्म बना सकते हैं। और लिंकेज आइसोमेरिज्म बनाने के लिए आपको जो लिगेंड्स चाहिए बेटा, जिनको मैं 3 लिगेंड बोल रहा हूं, इनको बोला जाता है बेटा एम्बीडेंटेड लिगेंड। कैसे लिगेंड? एम्बीडेंटेड लिगेंड। आगे इसका जिक्र होगा कि एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, मैं समझाऊंगा आपको। यदि आपके पास NO2 ना लिखा हो तो बेटा वो लिखा पाएगा आपके पास ONO। यदि CN ना लिखा हो तो बेटा आपके पास लिखा पाएगा NC। यदि NCS ना लिखा हो तो बेटा लिखा पाएगा SCN। यदि इन 6 कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन को आप क्वेश्चन के अंदर देखते हैं और आपसे पूछे कि आइसोमेरिज्म बताइए, तो बेटा आप आंख बंद करके लिंकेज आइसोमेरिज्म लगा देना। यहां पे देखिए बेटा आपके पास लिखा है SCN, है ना बेटा SCN, तो आप कौन सी आइसोमेरिज्म बताएंगे इसके अंदर? लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है बेटा। हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म बेटा वहां पे पाई जाती है जहां पे H2O के पार्टिकल पाए जाते हैं। लेकिन ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि H2O के पार्टिकल हैं तो 100% ही पाए, लेकिन वहां पे चांसेस होते हैं कि H2O के मॉलिक्यूल होने की वजह से वहां पे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो। एक है बेटा आपके पास आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म आप ऐसे समझिए कि जब भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो और सामने दिया हो कोई भी काउंटर आयन, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के साथ में जो लिगेंड प्रेजेंट है वो लिगेंड और काउंटर आयन दोनों के ऊपर यदि सेम चार्ज प्रेजेंट हो, दोनों सेम डेंसिटी के हों, तो आप उन दोनों को इंटरचेंज करवा सकते हैं। ऐसी कंडीशंस में पाई जाती है बेटा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। एक है बेटा आपके पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पहचानना बहुत ज्यादा आसान है बेटा। कैसे पहचानते हैं? जब भी आपके पास एक से ज्यादा कोऑर्डिनेशन स्फीयर दे रखे हों तो आप आंख बंद करके लगा देना कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। चलिए अगला सवाल है आपके पास, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन शोन बाय द कॉम्प्लेक्स COEN का होल थ्राइस और Cl3। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स COEN का होल थ्राइस, जहां पे EN का उसने मतलब बता रखा है। आप क्या करेंगे बेटा? आप लिखेंगे इसको COEN का होल थ्राइस। ठीक है बात। आप इसको पहचानेंगे कैसे? आप इसको कुछ इस तरह से पहचानेंगे। सेंटर मेटल एटम को आप लिखेंगे M, इस लिगेंड्स को आप लिखेंगे AA का होल थ्राइस। ये बेटा कौन सा आइसोमेरिज्म है? ये है बेटा आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब आप कहेंगे कि सर आपको कैसे पता ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है? बेटा इसके लिए ना आपको पढ़ने पड़ेंगे पूरे टाइप। आइसोमेरिज्म के जितने भी टाइप मैंने पढ़ाए हैं ऑफलाइन क्लासेस में और ऑनलाइन क्लासेस में, मैंने जितने भी टाइप पढ़ाए हैं, यदि वो टाइप आपको ऐसे उंगलियों पे याद रहते हैं तो बेटा आइसोमेरिज्म पहचानना होता है आसान। नहीं तो बेटा फिर आइसोमेरिज्म आप नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए या तो आपको मेरे नोट्स पढ़ने होंगे या फिर आपको देखनी होंगी हमारी पुरानी क्लासेस। ठीक है बेटा। चलिए अगला है आपके पास, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स। आपको इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बेटा 2 तरीके के होते हैं। एक बनने वाली स्ट्रक्चर कहलाती है बेटा ट्रांस और एक कहलाती है सिस। तो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं कि ड्रॉ होती कैसे हैं। जब भी आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो आप कहेंगे कि सर ये तो है सेंट्रल मेटल एटम जिसको आप बोलेंगे M,
ये है बेटा कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड, और बाइडेंटेड लिगेंड कैसा है बेटा, सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड को बेटा ए और ए की फॉर्म में लिखा जाता है, ए का होल ट्वाइस, और Cl को लिखेंगे बेटा बी, और कितने हैं बेटा 2, इसलिए इसका टाइप बना ए का होल ट्वाइस B2। ठीक है, ये बेटा एक ऐसा टाइप है जिसकी यदि आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की आएंगी बेटा। इसकी आपने रखा सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम, 1 2 3 4 5 6, ये कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा, 6 बॉन्ड बनाएगा। अब आप ये मत कहने लग जाना कि आपको कैसे पता कि 6 बॉन्ड बनाएगा, मैंने आपको बताया था ना कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का मैंने तरीका आपको बताया था कि नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी। कितने लिगेंड्स हैं बेटा, आप कहेंगे सर 2 हैं, EN की डेंसिटी कितनी है बेटा 2, प्लस क्लोरीन कितने 2, डेंसिटी कितनी है 1, कितना आ गया बेटा 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 6 बॉन्ड बनाए हैं। ठीक है, चलिए 6 बॉन्ड बनाने के बाद आपके पास 2 तरीके होते हैं इन्हें रखने के। कैसे, आपके पास सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है बेटा 2, तो आपने एक को रखा कुछ इस तरह से यहाँ पे, और एक को रखा आपने जस्ट उसी के सामने कुछ इस तरह से। ठीक है, आपके पास 2 क्लोरीन के एटम हैं, आपने एक को रखा यहाँ पे और एक को रखा यहाँ पे। अब आप गौर से ये देखेंगे कि जो भी लिगेंड्स आपने प्रेजेंट कराए हैं उनके बीच में बनने वाले एंगल देखिए, सेम लिगेंड के बीच में बेटा, इन दोनों के बीच में एंगल देखिए, EN और EN इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल है बेटा 180। इन दोनों के बीच में एंगल देखिए, ये एंगल भी कितना है 180। क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बनने वाला एंगल भी कितना है 180। यानी कि यदि आपके पास मिनिमम 2 एंगल 180 के हों तो बनने वाली स्ट्रक्चर बेटा कहलाती है ट्रांस। क्या कहलाती है बेटा, ट्रांस। ठीक है, इस ट्रांस के स्ट्रक्चर को कभी कभी MER से भी डिनोट किया जाता है, जिसे शॉर्ट में मर बोला जाता है। वैसे तो इसको मीजोडर्मियर बोलते हैं, लेकिन शॉर्ट में कभी कभी इसको मर भी बोला जाता है। दूसरी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे आप कहेंगे सर बीच में है सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम, और वो बनाएगा कितने बॉन्ड 6 बॉन्ड, इस तरह से कुछ। सिसके स्ट्रक्चर बनाने के लिए जरूरी है बेटा सेम लिगेंड के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। जैसे कि यदि आपने एक EN को यहाँ पे पुट किया है तो दूसरे वाले EN को भी आप उसी के जस्ट साइड में पुट कर दीजिए, एक क्लोरीन यहाँ पे और एक क्लोरीन यहाँ पे। देखिए दोनों क्लोरीन के बीच में बनने वाला एंगल कितना बेटा 90 डिग्री, EN और EN के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री। तो ऐसी स्ट्रक्चर कहलाती है बेटा सिस। क्या कहलाती है, सिस। तो आपसे उसने पूछा है इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्रॉ करके बताइए, और बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 2 तरीके की होती हैं, एक ट्रांस और एक सिस। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, द कंपाउंड्स COSO4 NH3 का होल 5 Br एंड COBr NH3 का होल 5 SO4 रिप्रेजेंट। ये आपसे पूछ रहा है बेटा ये किस तरीके की आइसोमेरिज्म शो कराएगा। ठीक है, तो पहले आप चलिए बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बेसिस पे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मैंने आपको 4 टाइप पढ़ाए थे बेटा, एक आयोनाइजेशन, एक लिंकेज, एक हाइड्रेट और एक कोऑर्डिनेशन। आप नीचे से शुरू कीजिए बेटा। पहला कह रहा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ये कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्यों नहीं शो करवा सकता बेटा, क्योंकि यहाँ पे ना कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो कराने के लिए आपके पास कुछ इस तरह से 2 स्ट्रक्चर्स होनी चाहिए बेटा, किसकी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर की। लेकिन यहाँ पे तो एक ही है, तो ये तो होने सरा। दूसरा बेटा आपके पास आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या यहाँ पे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो सकती है, हम आइडिया करके देखते हैं बेटा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर जो बाहर काउंटर आयन प्रेजेंट है Br, बेटा अगले स्ट्रक्चर में उस ब्रोमीन को, उस काउंटर आयन को काम किया गया है एज ए लिगेंड की तरह, और बेटा अंदर जो सल्फेट ग्रुप प्रेजेंट था SO4 उसे बाहर भेज दिया है एज ए काउंटर आयन। तो आप कहेंगे कि सर इसने क्या किया है, इसने काउंटर आयन और लिगेंड्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया है, और जब भी लिगेंड्स और काउंटर आयन एक दूसरे के साथ में बेटा इंटरचेंज किए जाते हैं बनने वाली आइसोमेरिज्म होती है बेटा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। कौन सी होती है बेटा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है बात। लिंकेज आइसोमेरिज्म बेटा कब होती, जब यहाँ पे प्रेजेंट होता एम्बिडेंटेड लिगेंड। कोई एम्बिडेंटेड लिगेंड यहाँ पे है ही नहीं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कराने के लिए बेटा यहाँ पे होने चाहिए थे बाइडेंटेड लिगेंड, एक भी बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना बात, चलिए कुछ इस तरह से आप पहचानेंगे चीजों को। अगला है आपके पास, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स CONH3 का होल 5 और NO2। पहचानिए बेटा, आपके पास प्रेजेंट है बेटा कौन, NO2। कौन प्रेजेंट है बेटा, NO2।
और NO2 बेटा कैसा लिगेंड है? आप कहेंगे सर NO2 तो एम्बिडेंटेड लिगेंड है, और जहां पे भी एम्बिडेंटेड लिगेंड हो बेटा लगने वाली आइसोमेरिज्म कौन सी होगी? आप कहेंगे सर यहाँ पे तो लिंकेज आइसोमेरिज्म होगी। कौन सी होगी बेटा? लिंकेज। और अगर आपसे कहता कि इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताइए तो आप इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाते, CONH3 का होल 5 और NO2 को क्या लिख देंगे बेटा? ONO, ठीक है, और इस पे चार्ज कितना है बेटा? +2। कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बन के आ जाएगी। ठीक है बात बेटा, कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल है बेटा आपके पास, द पेयर CONH3 का होल 4 Cl2Br2 एंड CONH3 का होल 4 Br2 Cl2 विल शो। अभी मैंने आपको बताया था, जस्ट एज इट इज क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 2020 में आया हुआ सवाल है बेटा बोर्ड का। आप ध्यान से देखिए, जहां पे Br2 को एज ए लिगेंड एज ए काउंटर आयन कंसीडर किया जा रहा था, उस Br को अगले ही फॉर्मूले के अंदर एज ए लिगेंड रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्लोरीन को लिगेंड से ट्रांसफर कर दिया गया काउंटर आयन की फॉर्म में। तो आप कहेंगे जब भी लिगेंड्स और काउंटर आयन को एक दूसरे के साथ में इंटरचेंज करते हैं तो बनने वाली आइसोमेरिज्म होती है बेटा कौन सी? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है ना? चलिए, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स CONH3 का होल 5 Cl और बाहर है बेटा SO4। What type of isomerism is exhibited by the following complex CONH3 का होल 5 SO4 Cl। अब आप देख के ये आइडिया लगा लेंगे कि एक बार तो क्वेश्चन 2018 में बेटा ऐसे पूछा है कि सल्फेट को बाहर रखा है, क्लोरीन को अंदर रखा है, और 2014 में फॉरेन में ये सवाल पूछा है कि सल्फेट को अंदर रखा है, क्लोरीन को बाहर रखा है। जब सल्फेट और क्लोरीन आपस में इंटरचेंज करे ही जा सकते हैं तो बेटा बताइए कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? आप कहेंगे सर एक ही बार में सर इसके अंदर तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगी। कौन सी होगी बेटा? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगी। बोलो स्वाहा। चलिए अगला है आपके पास, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स CONH3 का होल 6 CrCN का होल 6। मैंने आपको बेटा ट्रिक बताई थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। कौन सी बताई थी? जब भी आपके पास एक से ज्यादा एंटिटी प्रेजेंट हो, एक से ज्यादा आपके पास क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्रेजेंट हो, तो आप क्या कहेंगे कौन सी आइसोमेरिज्म होगी बेटा? आप कहेंगे सर वहां पे तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगी। कौन सी होगी बेटा? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म होगी। और यदि आपसे बोलता कि इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताइए तो आप क्या करेंगे? आप इनके सेंट्रल मेटल एटम आपस में एक्सचेंज करा दीजिए। क्या कर दीजिए? सेंट्रल मेटल एटम एक्सचेंज करा दीजिए, या फिर आप कहिए इसके आप लिगेंड ट्रांसफर करा दीजिए। जैसे यदि मैं इन दोनों के लिगेंड्स आपस में बदल दूं तो बेटा ये हो जाएगा CO, इसको यहाँ पर रख दीजिए, ये हो जाएगा COCN का होल 6, और दूसरा कंपाउंड होगा बेटा आपके पास CrNH3 का होल 6, कुछ इस तरह से। या फिर आप क्या कहेंगे? सर आपको इनके आप लिगेंड ट्रांसफर ना कराने के लिए आप इनके सेंट्रल मेटल एटम ट्रांसफर करा दीजिए, तो बेटा ये बनेगा CrNH3 का होल 6, और यहाँ पे बेटा बनेगा COCN का होल 6। लेकिन ये तरीका ज़्यादा सही है बेटा, क्योंकि ना हम सेंट्रल मेटल एटम को एक्सचेंज कराते हैं, क्योंकि जो सेंट्रल मेटल एटम अब तक काउंटर आयन की तरह काम कर रहा था उसको हम एक्सचेंज करा के काम कराते हैं बेटा किसकी तरह? सेंट्रल मेटल एटम की तरह। ठीक है बात? चलिए अगला सवाल है आपके पास, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स PTNH3 का होल 2 Cl2। मैंने आपको बताया बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपके पास दो तरीके की होती है, एक सेस और एक ट्रांस। देखिए बेटा ड्रॉ कैसे करते हैं। आप लेंगे एक प्लेटिनम। अच्छा, अब ये तो नहीं बताना पड़ेगा मुझे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, निकालिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ लिगेंड्स। बेटा नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? 2 हैं। NH3 की डेंसिटी कितनी है बेटा? 1, प्लस क्लोरीन कितने है बेटा? 2, डेंसिटी कितनी है? 1। टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया बेटा? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसीलिए जो बनने वाली शेप होगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, 1 2 3 4। ठीक है बेटा? दूसरी शेप भी बना लीजिए, प्लेटिनम 1 2 3 4। ठीक है, अब आपको ड्रॉ करने हैं इनके सिस और ट्रांस के स्ट्रक्चर।
ठीक है। मैं कहता हूं आप क्या कीजिए, आप पहले जानबूझ के इसकी ट्रांस स्ट्रक्चर बनाइए, और ट्रांस स्ट्रक्चर बनाना बेटा थोड़ा आसान होता है। क्या तरीका बताया था मैंने, जो आपके पास सेम लिगेंड्स हों उन्हें कहाँ पे रखिए बेटा, उन्हें रखिए 180 की पोजीशन पे रख दिया बेटा। आपके पास एक क्लोरीन है, उसकी के सामने आपने दूसरा क्लोरीन रख दिया बेटा, बनने वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, स्ट्रक्चर कहलाएगी बेटा ट्रांस। ठीक है। यदि आप क्या करें, यदि आप सेम लिगेंड्स को एक दूसरे की एडजेसेंट पोजीशन पर रख दें, या फिर मैं कहूं 90 डिग्री के अंतर पे रख दें, तो बनने वाली स्ट्रक्चर कहलाती है बेटा सेस। क्या कहलाती है बेटा, सेस। ठीक है, कुछ इस तरह से आप इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे। कोई दिक्कत है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ड्रॉ वन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स PTEN का होल टॉय Cl2 विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। बेटा इसको आप मार्क कर लीजिए, ऐसा सवाल बोर्ड के एग्जाम्स में कई बार पूछा है, भर भर के पूछे जाते हैं, और आगे भी उम्मीद है कि ऐसा ही सवाल आपसे 2024 के बोर्ड में पूछा जाए। ऐसा सवाल पूछे जाने के चांसेस बेटा इसलिए होते हैं क्योंकि यही सवाल आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में भी आता है, और यही सवाल आपके पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी आता है। ये अकेला ऐसा टाइप है जो आपके पास ज्योमेट्रिकल के साथ साथ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कराता है, इसीलिए एग्जाम में आने के चांसेस इसी क्वेश्चन के मैक्सिमम होते हैं। ठीक है बात। पहले आप इसका टाइप आइडेंटिफाई कीजिए। आपके पास प्लेटिनम को आप लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम M। En कौन है बेटा, यहाँ पे En है बेटा सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, और सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड्स को एक ब्रैकेट के अंदर A और A की फॉर्म में लिखा जाता है। तो आप इसको लिखेंगे MAA का होल ट्वाइस, और Cl को लिखेंगे बेटा आप B2। तो बनने वाला टाइप कहलाएगा MAA का होल ट्वाइस B2, और ये एक अकेला ऐसा टाइप है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दोनों शो कराएगा। ठीक है। लेकिन सवाल आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की जो दो स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते हैं, सिस और ट्रांस वाली, उन दोनों में से कौन सा वाला टाइप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कराता है। ठीक है। तो मैं इसका आपको पूरा सॉल्यूशन करके दिखाता हूं, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, 1 मिनट दीजिए। देखिए, जब आप इसकी ड्रॉ करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो आपके पास दो स्ट्रक्चर आएंगे बेटा, एक ट्रांस और एक आएगी सिस। ठीक। पहले मैं इसकी ट्रांस स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। कॉम्प्लेक्स है आपके पास PTEN का होल ट्वाइस Cl2। देखिए, आपने रखा सेंट्रल मेटल एटम प्लेटिनम, 1 2 3 4 5 और 6। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। ठीक है। आपने क्या करना है, आपने सेम लिगेंड्स को कहां पे रखना है, एक दूसरे की ऑपोजिट पोजीशन पे रखना है। एक क्लोरीन यहाँ पे और एक क्लोरीन यहाँ पे। बनने वाली स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी बेटा, ट्रांस, क्योंकि यहाँ पे सेम लिगेंड्स के बीच में बनने वाले दो एंगल, मिनिमम 2 एंगल 180 डिग्री के होने चाहिए। ठीक है। अब मैं इसकी बनाता हूं बेटा सिस स्ट्रक्चर। जब आप इसकी सिस स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो आपको क्या करना है, किसी भी एक लिगेंड्स की, दो लिगेंड्स की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज करा दीजिए, आपको इसकी सिस स्ट्रक्चर मिल जाएगी। आप क्या करें, मान लीजिए आपने एक EN को रखा यहाँ पे, ठीक है, और एक EN को रखा आपने यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन यहाँ। बनने वाली स्ट्रक्चर कहलाएगी बेटा सिस। अब आपको ये पता करना है कि ये ट्रांस स्ट्रक्चर और सिस स्ट्रक्चर, इन दोनों में से कौन सी वाली स्ट्रक्चर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कराएगी। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको इसके सामने ना एक मिरर रखना होगा। मिरर क्या करता है, जब भी आप इसके सामने रखेंगे मिरर, तो मिरर में जो इमेजेस आपके पास बन के आएंगी, यदि बनने वाली इमेजेस एक दूसरे की बन के आए बेटा सुपर इम्पोजिबल, क्या बन के आए बेटा, सुपर इम्पोजिबल। यदि बनने वाली मिरर इमेजेस एक दूसरे की सुपर इम्पोजेबल बन के आए तो बेटा ऐसी इमेजेस को कहा जाता है इनएक्टिव। क्या कहते हैं बेटा, इनएक्टिव। और यदि बनने वाली इमेजेस बेटा एक दूसरे की आए बन के नॉन सुपर इम्पोजेबल, क्या बन के आए बेटा, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल, तो बेटा ऐसी इमेजेस कहलाती हैं एक्टिव इमेज, या फिर उन्हें बोला जाता है ऑप्टिकली एक्टिव, और ऐसी इमेजेस को बोला जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब आप कहेंगे सर हमें ये बताइए सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल होती क्या है। आप ऐसे समझिए बेटा, जब भी आप इसकी मिरर इमेज ड्रॉ करेंगे ना, इसकी ओरिजिनल इमेज और मिरर इमेज एज इट इज एग्जैक्ट बिल्कुल सेम बन के आएगी।
और जब भी ओरिजिनल इमेज और मिरर इमेज एग्जैक्ट सेम बन के आए, ऐसी ही इमेजेस को बोला जाता है सुपर इम्पोजेबल इमेज। और ऐसी सुपर इम्पोजेबल इमेज को ही कहा जाता है बेटा इनएक्टिव। इनएक्टिव क्यों? क्योंकि यदि ओरिजिनल इमेज और मिरर इमेज बिल्कुल सेम है तो आप ऐसे समझिए कि मिरर ने कोई भी एक्टिविटी शो नहीं कराई, और यदि मिरर ने कोई एक्टिविटी शो नहीं कराई बेटा तो उन्हीं को बोला जाता है इनएक्टिव। ठीक है, याद रखेंगे आप। और यदि मिरर ने कोई एक्टिविटी शो कराई है तो उन्हें बोला जाएगा बेटा नॉन सुपर इम्पोजेबल और ऑप्टिकली एक्टिव इमेज। ऑप्टिकल का मतलब ही होता है बेटा मिरर। जब आप इस स्ट्रक्चर के सामने मिरर रखेंगे बेटा, कुछ इस तरह से आपने मिरर रखा, तो जब शेप बन के आएगी आपके पास, तो बताइए कुछ इस तरह से शेप नहीं आएगी क्या? आपने रखा होगा प्लेटिनम 1 2 3 4 5 और 6। जो चीजें बेटा शीशा के जितनी पास होती हैं वो मिरर इमेज में भी मिरर के उतनी ही पास बन के आती हैं। जैसे कि EN यहाँ पे राइट साइड में प्रेजेंट है बेटा, मिरर इमेज में वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा, तो आप यहाँ पर रखेंगे EN इस तरह से। क्लोरीन बेटा शीशा से दूर है तो आप उसको शीशा से दूर ही बनाएंगे, बीच वाली चीज़ों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक EN बेटा यहाँ पे प्रेजेंट है, उसको आपने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। ठीक है बात। अब आप अगर गौर से देखें बेटा, इस मिरर इमेज को मैं एज इट इज यहाँ से उठाऊं और इस ओरिजिनल इमेज के ऊपर पुट करने की कोशिश करूं, तो क्या बताइए ये मिरर इमेज इस ओरिजिनल इमेज को कंप्लीटली घेर पाएगी? आप कहेंगे सर नहीं घेर पाएगी। और यदि नहीं घेर पाएगी तो ऐसी ही इमेजेस को बोला जाता है नॉन सुपर इम्पोजेबल, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करती हैं। ठीक है बात। और यदि सुपर इम्पोज नहीं कर रही है तो आप कहेंगे कि मिरर इमेज और ओरिजिनल इमेज अलग अलग बन के आई हैं, इसका मतलब मिरर ने कुछ एक्टिविटी शो कराई है। इसी वजह से ऐसी इमेजेस को बोला जाता है ऑप्टिकली एक्टिव इमेज। ठीक है बात। और जब भी ऑप्टिकली एक्टिव इमेज बन के आई बेटा, वहां पे होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब आप कहेंगे बेटा कि ये जो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है बेटा, ये राइट साइड में प्रेजेंट है और हमें बेटा ये जानबूझ के या तो लेफ्ट में या राइट में बनाना है। यदि ये राइट साइड में प्रेजेंट है बेटा तो ऐसी इमेजेस को बोला जाता है बेटा डी, और डी का मतलब है बेटा यहाँ पे डेक्स्ट्रो। और यदि यहाँ पे EN लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है बेटा, इसको बोलेंगे बेटा लीवो या फिर एल। ये चीजें बेटा हेलो एल्कीन और हेलो एरिन वाले चैप्टर में भी मैंने आपको समझाई थी। यही चीजें मैंने बेटा आपको बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में भी समझाई थी, जहां पे आपने डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज, एल फ्रुक्टोज और डी फ्रुक्टोज के बारे में पढ़ा था। ठीक है बेटा, चलिए वही सेम सवाल आपसे फिर से पूछा गया है 2020 के क्वेश्चन में। चलिए अगला सवाल है आपके पास, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। इनके आपको ऑप्टिकल आइसोमर्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाने हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स की स्ट्रक्चर का मतलब बेटा आपको डी और एल के कॉन्फ़िगरेशन इनके अंदर बनाने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप बना लेंगे बेटा, और यदि आप नहीं बना पाते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे ताकि मैं उनका आपको रेजोल्यूशन दे सकूँ। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके पास, इंडिकेट द टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। इन कॉम्प्लेक्सेस में कौन से कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन सी आइसोमेरिज्म पाई जाएगी, आपसे उसने पूछा है। पहला है आपके पास CONH3 का होल 5 NO2। देखिए बेटा ट्रिक वही आ गई है आपके पास जो मैंने बताई थी आपके पास। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में यदि आपके पास NO2 ग्रुप प्रेजेंट हो तो कौन सी आइसोमेरिज्म होगी बेटा? लिंकेज आइसोमेरिज्म होगी। कौन सी होगी बेटा? लिंकेज। क्यों होगी लिंकेज? क्योंकि NO2 कैसा ग्रुप है? NO2 एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है या एम्बिडेंटेड ग्रुप है। ठीक है, अगला है आपके पास COEN का होल थ्राइस। आप इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे आप MAA का होल थ्राइस। ठीक है बेटा, और इसके अंदर बेटा कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? इसके अंदर होगी बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सी होगी? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। PTNH3 का होल 12 Cl2। आप बेटा यदि इसका टाइप पहचानने की कोशिश करें तो ये कौन सा टाइप होगा? MA2B2। MA2B2। और ये बेटा कहां पे पाई जाती है? ये पाई जाती है बेटा स्क्वायर प्लेनर के केस में, स्क्वायर प्लेनर के केस में, और इसके अंदर पाई जाती है बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन सी आइसोमेरिज्म बेटा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है बात, चले अगला सवाल है आपके पास, ड्रॉ वन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स PTEN का होल 12 Cl2 विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। यही क्वेश्चन मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले आपको करके दिखाया था। आपसे कह रहा है उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कराइए जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, और ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सी थी बेटा?
ट्रांस स्ट्रक्चर ऑप्टिकली इनएक्टिव थी, जिसने मिरर के सामने कोई भी एक्टिविटी शो नहीं करवाई थी। और इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की ट्रांस स्ट्रक्चर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कराएगी, केवल सिस स्ट्रक्चर ही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कराती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके पास असर्शन और रीजन के बेसिस पे। इस चैप्टर से बेटा एक असर्शन रीजन के एग्जाम के में आता है, 4-5 असर्शन रीजन मैंने रखे हैं आपके लिए यहाँ पे, जिनमें आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे असर्शन रीजन से बनने वाले क्वेश्चंस के। ठीक है, तो आप बड़े ध्यान से समझिएगा। आपसे कह रहा है PTEN का होल ट्वाइस Cl2 कॉम्प्लेक्स इज लेस स्टेबल देन PTNH3 होल फॉर Cl2। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जब भी आपसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी के ऊपर सवाल पूछे तो आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे वहां पर ये पहचानने की क्या यहाँ पे क्लेट लिगेंड प्रेजेंट है या नहीं है। और क्लेट लिगेंड कौन से होते हैं बेटा, पॉलीडेंटेड लिगेंड, जितने भी पॉलीडेंटेड लिगेंड्स हैं सारे क्लेट लिगेंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा EN, और EN कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है, और बाइडेंटेड लिगेंड क्या करेंगे, रिंग का फॉर्मेशन कराएंगे, इसीलिए इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बेटा ज्यादा पाई जाएगी। ठीक है, लेकिन उसने पूछा है इस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कम है किससे बेटा, दूसरे वाले कंपाउंड से। क्या ये बात सही है बेटा, ये बात तो गलत है। ठीक है, इसका मतलब आपके पास असर्शन हो गया गलत। PTEN का होल ट्वाइस Cl2 कॉम्प्लेक्स शोज क्लेट इफेक्ट, हाँ बिल्कुल शो कराता है, क्लेट इफेक्ट शो कराता है, लेकिन क्लेट कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बेटा ज्यादा पाई जाती है, ना कि कम पाई जाती है। ठीक है बात, तो आप कहेंगे कि आपके पास असर्शन है बेटा गलत, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके पास, EDTA इज यूज्ड टू डिटरमाइन हार्डनेस ऑफ वाटर। अब बेटा EDTA ना आपके पास दो तरीके का हो सकता है, एक हो सकता है आपके पास EDTA जिसकी पावर में रखा हो बेटा -3, और एक हो सकता है EDTA जिसकी पावर में रखा हो बेटा -4। इसको बोला जाता है बेटा पेंटाडेंटेड लिगेंड, और इसको बोला जाता है हेक्साडेंटेड लिगेंड। ठीक है, एथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट, एथाइलिन डाइअमाइन सॉरी इसको बोला जाता है ट्राइएसीटेट, और इसको बोलते हैं टेट्राएसीटेट। ठीक है, और बेटा ये काम में लिया जाता है किसी भी वाटर की हार्डनेस को हटाने के लिए या हार्डनेस को खत्म करने के लिए। पहली बात तो बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है EDTA इज बाइडेंटेड लिगेंड। मैंने अभी आपको बताया था ना, EDTA क्या है, या तो आपके पास होगा कौन सा बेटा, या तो होगा आपके पास पेंटाडेंटेड लिगेंड, या फिर होगा आपके पास हेक्साडेंटेड लिगेंड, और ये कह रहा है आपसे बाइडेंटेड लिगेंड। तो आपके पास रीजन तो गलत हो गया। ऐसा ऑप्शन छांटिए जहां पे असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक बार बोर्ड एग्जाम में बेटा EDTA की फुल फॉर्म या तो पूछी है या फिर पूछा है कि EDTA कौन से टाइप का लिगेंड है वो बता दीजिए, उसकी डेंसिटी कितनी होती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लिंकेज आइसोमेरिज्म अराइजेज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ एम्बीडेंटेड लिगेंड। बिल्कुल बात 100% सही है, ये मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कराने के लिए आपके पास एम्बीडेंटेड लिगेंड्स प्रेजेंट होने चाहिए। एम्बीडेंटेड लिगेंड मैंने आपको 3 टाइप के बताए हैं बेटा, कौन कौन से, एक बताया मैंने आपको CN, एक बताया मैंने आपको NO2, और एक बताया मैंने आपको NCS, याद रखेंगे। रीजन कह रहा है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स लाइक NO2 हैज 2 डिफरेंट डोनर एटम्स लाइक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। बिल्कुल बात सही है। हम एम्बीडेंटेड लिगेंड्स कहते ही किन लिगेंड्स को हैं, बड़े ध्यान से समझना। आपके पास एक ऐसा लिगेंड्स जिसके पास 2 डोनर एटम प्रेजेंट हों। कितने डोनर एटम हो बेटा, 2 डोनर एटम हो, लेकिन वो एक बार में किसी एक ही डोनर एटम को यूज करता हो, उन्हें बोला जाता है एम्बीडेंटेड लिगेंड। जैसे कि यदि आप NO2 की बात करें तो NO2 के पास डोनर एटम तो नाइट्रोजन भी है और डोनर एटम ऑक्सीजन भी है, लेकिन एक बार में या तो वो नाइट्रोजन को यूज कर सकता है या फिर ऑक्सीजन को यूज कर सकता है। आपके पास असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है बात, तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल है आपके पास, लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर रेयरली ऑब्जर्व्ड। सही है बात, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखो बेटा इसकी ना पूरी बात आपको तब समझ में आएगी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा BBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ही मैं आपको समझाऊंगा कि स्क्वायर पिलियनर कॉम्प्लेक्स क्यों बनते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्यों बनते हैं, या लो स्पिन हाई स्पिन क्यों होते हैं। आप बस थोड़ा सा यहाँ पे बस ऐसे समझ लीजिए कि जब भी आपके पास लिगेंड्स होंगे बेटा वीक, कैसे लिगेंड्स होंगे बेटा, वीक लिगेंड्स क्या करते हैं,
वीक लिगेंड्स नो पियरिंग, वीक लिगेंड्स पियरिंग नहीं कराते। किन की पियरिंग बेटा? लिगेंड्स की या इलेक्ट्रॉन्स की पियरिंग नहीं कराते। और जब पियरिंग नहीं होती बेटा तो बनने वाले कंपाउंड्स होते हैं बेटा हाई स्पिन। कैसे होते हैं बेटा? हाई स्पिन। इसी वजह से उसने बोला है कि लो स्पिन टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रेयरली ऑब्जर्व होते हैं। यानी कि ज्यादातर कॉम्प्लेक्स कैसे मिलते हैं बेटा? हाई स्पिन मिलते हैं। यदि वे हाई स्पिन मिलते होंगे बेटा तो क्या वो पियरिंग कराते होंगे? नहीं कराते होंगे। और क्यों नहीं कराते होंगे? क्योंकि उनके लिगेंड्स कैसे पाए जाते होंगे बेटा? वीक लिगेंड पाए जाते होंगे इसलिए। और बेटा जब भी लिगेंड्स आपके पास वीक पाए जाएंगे, आप इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करवाएंगे, तो इन दोनों ऑर्बिटल, लो एनर्जी ऑर्बिटल और हाई एनर्जी ऑर्बिटल के बीच में जो गैप की वैल्यू है, जैसे बेटा आप डेल्टा बोलते हैं, उस डेल्टा की वैल्यू बेटा कम होनी चाहिए। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी फॉर टेट्राहीड्रल कॉम्प्लेक्सेस। बिल्कुल बात सही है। ये इस गैप की वैल्यू जितनी कम होगी, पेयरिंग कराने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो असर्शन और रीजन बेटा इसके दोनों सही हैं। यदि आपको ये चीज़ें समझने में दिक्कत आ रही हो, हालांकि 2023 का ये क्वेश्चन है, 2020 में भी आ चुका है, रिपीट हुआ है, यदि यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो जब मैं आपको कराऊंगा बीबीटी बेटा, वहाँ पे इसकी पूरी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके पास। CONH3 का होल 5 SO4Cl गिव्स ए वाइट प्रेसिपिटेट विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट्स टू गिव क्लोरीन एंड सल्फेट आयंस। अच्छा, ये बेटा वाइट प्रेसिपिटेट यदि आपके लिए बना के दे रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो भी चीज़ें काउंटर आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होंगी वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ में वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कराती हैं। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? द कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट्स इनटू गिव क्लोरीन एंड SO4 माइनस आयंस। बेटा ऐसा है, केवल डिसोसिएट्स वही चीज़ें होंगी जो काउंटर आयन की तरह काम करेंगी। यानी कि यदि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में क्लोरीन काउंटर आयन की तरह काम कर रहा है तो बनने वाला प्रेसिपिटेट भी बेटा किसका होगा? क्लोरीन का होगा, सल्फेट का नहीं होगा। सल्फेट का प्रेसिपिटेट नहीं होगा। तो आप कहेंगे कि आपके पास असर्शन की बातें तो सही हैं लेकिन रीजन की बातें गलत हैं। ठीक है बात? अगला सवाल आपके पास, ये सवाल बेटा वर्नर थ्योरी के ऊपर बेसिस है। 3 से 4 सवाल हैं वर्नर थ्योरी के और हर साल वर्नर थ्योरी का एक सवाल आता है। मैं आपको वर्नर थ्योरी की इतनी बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। आप बस ध्यान से देखना। व्हेन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CrCl3.6H2O इज मिक्स्ड विद AgNO3, 2 moles of AgCl आर प्रेसिपिटेटेड पर मोल ऑफ द कंपाउंड। राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स। नहीं आया ना समझ में? कोई देखिए, आपसे कहेगा कोई भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला देकर रखेगा, जैसे कि ये दे रखा है, आपसे कहेगा इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ में कराई है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में कराई है। AgCl के 2 मोल बनते हैं, AgCl के 3 मोल बनते हैं, 1 मोल बनता है, जितने भी बनते हैं। आपसे कहे जितने भी मोल बन रहे हैं आपको करना क्या है? जैसे फॉर्मूला लिखा है CrCl3.6H2O। ठीक है, आपको क्या करना है? जितने भी आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल हैं आपको उन्हें पकड़ के रखना है। जितने भी क्लोरीन के पार्टिकल हैं, जितने मोल वो मांगता है उतने मोल दे दीजिए। जैसे आपसे कह रहा है कि AgCl के 2 मोल बन के आए, सिल्वर क्लोराइड के 2 मोल बन के आए, तो आपको क्या करना है? यहाँ से 2 क्लोरीन के पार्टिकल बाहर भेज देने हैं। बचे हुए पार्टिकल्स के बेसिस पे आप फॉर्मूला बना दीजिए। कैसे बनाएंगे बेटा? आपके पास बचा बेटा एक Cr, एक बचा आपके पास क्लोरीन और वाटर के मॉलिक्यूल बचे बेटा आपके पास 6H2O। ठीक है बात? लेकिन आपको एक तरीका याद रखना है जो मैं बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, ये बहुत राज की बात है। जब भी आपके पास एक क्लोरीन बचा है, 6 बचे हैं आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल, तो आपको क्या करना है? आपको क्रोमियम के साथ में हमेशा 6 बॉन्ड बना के रखने हैं। कितने? 6 बॉन्ड बनाने का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 6 होनी चाहिए। और जब भी आप कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 6 रखेंगे तो आपके पास एक तो क्लोरीन हो गया, तो वाटर के मॉलिक्यूल आपको कितने रखने पड़ेंगे बेटा? 5। कितने रखने पड़ेंगे? 5। बेटा यही ट्रिक है। फॉर्मूला क्या होगा बेटा? फॉर्मूला होगा CrH2O का होल 5, H2O का होल 5 और साथ में होगा बेटा क्लोरीन। और कितने क्लोरीन आपने बाहर भेजे बेटा? 2 क्लोरीन बाहर भेजे, तो दोनों क्लोरीन क्या बन जाएंगे? काउंटर आयन। बन गया फॉर्मूला। ठीक है, विश्वास नहीं है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है आपसे CrCl3 होल 6CH2O कंपाउंड AgNO3 के साथ में रिएक्शन कराता है और 2 मोल बना के देता है। कितने मोल बना के देता है बेटा? 2 मोल। यदि 2 मोल बना रहा है तो कितने क्लोरीन बाहर भेजेंगे? 2 क्लोरीन बाहर भेजेंगे। 1 क्लोरीन बचा रहेगा। यदि 1 क्लोरीन बचा रहेगा तो बेटा वाटर मॉलिक्यूल कितने रखने पड़ेंगे? 5।
इसमें से ऐसा फॉर्मूला छांटिए बेटा जिसके अंदर 1 क्लोरीन हो और बेटा 5 वाटर के मॉलिक्यूल हो। 5 वाटर के मॉलिक्यूल, 1 क्लोरीन, बाहर 1 Cl2 और 1 H2O। क्या हो गया बेटा? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है ना तरीका बेटा। देखिए अगला, यही ट्रिक आपको इसके अंदर भी लगानी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CuCl3.6NH3 कितने मोल बनाने बेटा AgCl के? 3 मोल बनाने हैं बेटा। 3 मोल बनाने हैं तो कितने क्लोरीन बाहर भेजोगे? 3 क्लोरीन बाहर भेज दोगे। जब तीनों क्लोरीन बाहर चले जाएंगे बेटा तो बचेगा क्या? NH3। तो बनने वाला फॉर्मूला क्या होगा? आप कहेंगे सर बनने वाला फॉर्मूला होगा CONH3 का होल 6 और बाहर आएगा बेटा Cl3। बनेगा फॉर्मूला। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए, वही सवाल फिर से रिपीट हो गया। फॉर्मूला वही CrCl3 कितने मोल बनाने हैं बेटा? 2 मोल बनाने हैं। 2 मोल बनाने हैं तो 1 Cl बाहर भेज दीजिए, बचेगा क्या? CrClH2O का होल 5 और बाहर क्या बचेगा? आपके पास 2 आ जाएंगे क्लोरीन और 1 आ जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। बनेगा फॉर्मूला। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आपसे कह रहा है, हाँ ये और देख लीजिए, आपसे कह रहा है IUPAC नेम और बता दीजिए कॉम्प्लेक्स का। जो कॉम्प्लेक्स आपके पास बन के आया है इसका IUPAC नाम और बता दीजिए। बता देंगे ना IUPAC नाम? तो सिखाएं मैंने। चलिए हाँ ये आ गया IUPAC नाम, मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ, वहाँ पे आप कर लेना। राइट द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। बेटा IUPAC नेम इस चैप्टर के अंदर से 1 मार्क्स का आता है और उस 1 मार्क्स के IUPAC नेम को सीखने के लिए आपको बहुत सारे नियम कानून पढ़ने पड़ेंगे और नियम कानून का कच्चा चट्टा इतना लंबा है, 1 मार्क्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी होगी। मैं कोशिश करता हूँ कुछ आपको तरीके समझाने की जिनसे IUPAC करना थोड़ा आसान हो सकता है। आपको क्या करना है, जो चीज़ें आपके लिए पहले दे रखी हैं, जो चीज़ें आपके लिए पहले दे रखी हों उन्हें आपको मान के चलना है बेटा। क्या? इन्हें आपको मान के चलना है कैटायन। क्या मानना है आपको? कैटायन। जो भी चीज़ें आपके पास बाद में हों उन्हें आपको मान के चलना है बेटा एनायन। तो नाम पहले आप देते बेटा कैटायन का, और कैटायन में भी यदि आपके पास प्रेजेंट हो स्क्वायर ब्रैकेट, क्या प्रेजेंट हो बेटा? स्क्वायर ब्रैकेट। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जैसे ही आप एंटर करते हैं आपको सबसे पहले मिलता है सेंट्रल मेटल एटम। लेकिन सेंट्रल मेटल एटम का नाम आप सबसे लास्ट में देते हैं, पहले नाम आप देते हैं लिगेंड्स का। यदि बेटा 1 से ज़्यादा लिगेंड्स प्रेजेंट हो तो बेटा, यदि 1 से ज़्यादा लिगेंड्स प्रेजेंट हो तो आपको क्या करना होता है? आप फॉलो करते हैं बेटा फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। क्या फॉलो करते हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। और जब भी आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, एक सेकेंड, चलिए, जब भी आप फॉलो करते हैं बेटा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बेसिस पे आप लिगेंड्स को अरेंज करते हैं। कैसे करेंगे? आप कहेंगे इसके अंदर 2 लिगेंड्स प्रेजेंट है बेटा, एक तो है NH3 और एक है बेटा CO। कितने NH3 है बेटा? 5। NH3 का नाम होता है बेटा A से शुरू होता है, जबकि CO का नाम C से शुरू होता है। तो पहले आप नाम किसका देंगे बेटा? पहले नाम देंगे बेटा हम NH3 का। कितने NH3 हैं हमारे पास? है बेटा 5 NH3। 5 को बोला जाता है पेंटा। क्या बोलते हैं बेटा? पेंटा। NH3 को बोलते हैं बेटा अमाइन, पेंटा अमाइन। ठीक, अगला लिगेंड है आपके पास बेटा CO। CO को बोला जाता है बेटा कार्बोनिल, पेंटा अमाइन कार्बोनिल। सेंट्रल मेटल एटम कौन है बेटा? कोबाल्ट। तो क्या लिखेंगे? कोबाल्ट। और जैसे ही आप सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखते हैं बेटा ब्रैकेट में लिखना होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं। जैसे ही बेटा इस कैटायन का नाम खत्म हो जाएगा आप थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे और नाम लिखेंगे एनाइन का। और एनाइन कौन है बेटा आपके पास? क्लोरीन। तो यहाँ पे क्लोरीन को लिखा जाता है बेटा क्लोराइड। क्या लिखते हैं? क्लोराइड। निकालिए बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, निकालिए। कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे? आप इस CO को जूम करेंगे, इसका चार्ज कितना है? X प्लस 5 टाइम्स ऑफ NH3। NH3 का चार्ज बेटा कितना? 0 प्लस कोबाल्ट, सॉरी कोबाल्ट नहीं, कार्बोनिल। कितने कार्बोनिल बेटा? 1। और कार्बोनिल का चार्ज कितना बेटा? 0 प्लस क्लोरीन का चार्ज कितना? -1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से बेटा X की वैल्यू कितनी आ गई? X की वैल्यू आ गई बेटा +1, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बेटा? 1। कोई तरीका, सॉरी कोई दिक्कत? चलिए अगला है आपके पास राइट IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की स्ट्रक्चर में आपकी कई बार इसको ड्रॉ कर चुका हूं, आपको इसका नाम बताना है।
कैसे लिखेंगे बेटा इसका नाम? आप कहेंगे सर इसका नाम लिखिए, एक है आपके पास EN लिगेंड और एक है बेटा आपके पास Cl। इन दोनों में से देखिए बेटा पहले नाम किसका आता है? पहले नाम आता है बेटा इसका E से शुरू होता है। तो आप क्या बोलेंगे? यदि इसके नाम में ऑलरेडी डाई आ रहा है बेटा, इसका नाम होता है इथेन 1,2 डाईअमाइन। यदि इसके नाम में ऑलरेडी डाई आ रहा है और बाहर लिखा है बेटा 2, तो इसको बेटा फिर दोबारा से डाई नहीं लिखा जाएगा। ऐसी चीज़ों के लिए 2 को डिनोट करते हैं बेटा किससे? इनको डिनोट करते हैं बेटा हम बिस से। किससे? बिस। बिस लिखा बेटा, ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा इथेन 1,2 डाईअमाइन, ब्रैकेट क्लोज किया, इथेन 1,2 डाईअमाइन। अब लिखेंगे बेटा किसको? क्लोरीन को। और क्लोरीन कितने बेटा? 2। इसको क्या लिखेंगे? डाई क्लोरिडो, सॉरी पहले बेटा क्लोरीन का नाम आएगा क्योंकि क्लोरीन बेटा C से शुरू होता है। तो उसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे डाई क्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाईअमाइन, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद कौन बचा बेटा? सेंट्रल मेटल एटम। तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या लिखेंगे बेटा? प्लेटिनम। और ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। ऑक्सीडेशन नंबर बेटा, प्लेटिनम का चार्ज कितना मान लिया बेटा? X प्लस। EN का चार्ज कितना होता है बेटा? 0 प्लस। क्लोरीन का चार्ज कितना? -1 इज इक्वल्स टू 0। X इज इक्वल्स टू बेटा यहाँ से आ गया +2। तो ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे? सेकेंड। ठीक है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो भी आता है वो लिखा जाता है बेटा रोमन नंबर में। किस में लिखते हैं? रोमन नंबर में। आपको इसकी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखानी है सिस और ट्रांस की, मैंने करा रखी है बेटा, आप भी कर लेना। नहीं समझ में आए तो बेटा वीडियो को दोबारा से रिपीट कर लेना। राइट IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स CrNH3 ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। वही सारी चीजें फिर से दोबारा। इसका नाम लिखिए, नाम लिखेंगे आप, एक है बेटा आपके पास अमाइन और एक है बेटा क्लोरीन। तो पहले नाम किसका आएगा? अमाइन का। कितने अमाइन है बेटा? 4 अमाइन है। 4 को आप क्या लिखेंगे बेटा? टेट्रा। टेट्रा अमाइन, NH3 को बोला जाता है बेटा अमाइन। तो टेट्रा अमाइन। क्लोरीन को क्या लिखेंगे बेटा आप? डाई क्लोरिडो, टेट्रा अमाइन डाई क्लोरिडो। और Cr क्या है बेटा यहाँ पे? सेंट्रल मेटल एटम। तो इसको क्या लिखेंगे आप? क्रोमियम, क्रोमियम। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे इसका? ऑक्सीडेशन नंबर। यदि बेटा इस एंटिटी के ऊपर ओवरऑल कुछ चार्ज दे रखा है तो आप लास्ट में इसको लिख के आएंगे बेटा आयन। क्या लिखेंगे? आयन। ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। क्रोमियम का चार्ज मान लिया X प्लस। NH3 कितने बेटा? 4, एक का चार्ज 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ क्लोरीन -1 इज इक्वल्स टू +1। ये हो गया बेटा -2। जब आप इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा +3। तो यहाँ से X से बराबर आ जाएगा बेटा +3 के। तो चार्ज हो जाएगा कितना? +3। ठीक है बेटा, चलिए अगला सवाल है आपके पास। राइट द IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स CrNH3 वही सेम रिपीट हुआ है, अभी जस्ट कराया मैंने ऊपर। अगला है राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। इन दिए हुए कॉम्प्लेक्सेस का आपको IUPAC नाम लिखना है। लिख पाएंगे भाई या करके दिखाऊं? चलिए कर ही लेते हैं। पहला है आपके पास CONH3 और Cl3। आप पहले नाम किसका देंगे? पहले नाम देंगे बेटा हम कैटायन का। कैटायन में भी पहले बेटा किसका? लिगेंड्स का। कितने लिगेंड्स हैं? आप कहेंगे सर 6 लिगेंड्स हैं। 6 को बोला जाता है बेटा हेक्सा। NH3 को बोला जाता है अमाइन, नाम होगा हेक्सा अमाइन। सेंट्रल मेटल एटम कौन बेटा? कोबाल्ट। तो हेक्सा अमाइन कोबाल्ट। ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर, थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, फिर नाम लिखेंगे बेटा एनायन का। और एनायन कौन है बेटा? क्लोराइड। अब आपको एक बात याद रखनी होगी, यदि यहाँ पे क्लोरीन 2 होते बेटा तब भी नाम हम क्या लिखते? क्लोराइड। 1 होता तब भी नाम क्या लिखते? क्लोराइड। 3 है बेटा तब भी नाम क्या लिखा है? क्लोराइड। इसका मतलब काउंटर आयन कितने प्रेजेंट हैं इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हम काउंटर आयन की क्वांटिटी यहाँ पे डिसाइड नहीं करते। अब आपको निकालना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। कैसे निकालेंगे? कोबाल्ट का चार्ज कितना बेटा? X मान लिया प्लस। NH3 कितने बेटा? 6, एक का चार्ज 0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप X की वैल्यू निकाल लेंगे कितनी आएगी बेटा? 3। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए दूसरा आपसे कह रहा है बेटा NiCl का होल 4 -2।
NiCl का होल 4 -2। तो कैसे निकालेंगे आप? 4 प्रेजेंट है बेटा आपके पास क्लोरीन, तो आप लिखेंगे टेट्रा क्लोरिडो। जब आपके पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिगेंड्स की तरह काम करे बेटा, तो उनके लास्ट में आप लगाते हैं आइडो। जैसे कि क्लोरीन को के लास्ट में आपने लगाया आइडो, तो नाम बन के आया बेटा क्लोरिडो। यदि ब्रोमीन होता तो आप लिखते ब्रोमिडो, आयोडीन होता तो आप लिखते आइडो। तो टेट्रा क्लोरिडो। सेंट्रल मेटल एटम कौन है बेटा आपके पास? निकिल। टेट्रा क्लोरिडो निकिल, और ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और इसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है इसीलिए इसके लास्ट में लिखा मैंने आयन। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। निकिल का चार्ज 0, 4 टाइम्स ऑफ क्लोरीन -1 इज इक्वल्स टू -2। बेटा जब आप +4 इधर भेजेंगे तो आपके पास बचेगा 2, तो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 2। अगला है आपके पास K3FeCN का होल 6। कैसे लिखेंगे नाम बेटा? पहले प्रेजेंट है बेटा आपके पास पोटेशियम। यदि आपके पास K3 पहले प्रेजेंट है तो K3 होगा बेटा कैटायन, और ये FeCN होल 6 होगा बेटा एनायन। ठीक है बात? तो पहले नाम आप किसका देंगे? पहले नाम देंगे हम कैटायन का। क्या नाम होगा बेटा कैटायन का? कैटायन का नाम होगा बेटा पोटेशियम। कितने पोटेशियम हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये काउंटर आयन है। यदि यहाँ पे 2 पोटेशियम होते बेटा तब भी नाम केवल पोटेशियम ही लिखा जाता। ठीक है, कैटायन का नाम लिखने के बाद थोड़ा सा गैप देंगे, फिर नाम लिखेंगे हम किसका? एनायन का। एनायन में भी हम पहले नाम किसका लिखेंगे बेटा? लिगेंड्स का। कितने लिगेंड्स हैं? 6 लिगेंड्स हैं। 6 लिगेंड्स को बोला जाता है हेक्सा, हेक्सासाइनो। अब आती है बेटा मेन बात, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं। मेन बात क्या है कि जब भी स्क्वायर ब्रैकेट काम करेगा किसी भी एनायन की तरह, तो सेंट्रल मेटल एटम का हम इंग्लिश नाम ना देके बेटा लैटिन नाम देते हैं, और आयरन का बेटा लैटिन नाम होता है फेरेट। क्या होता है? फेरेट। और ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। ऑक्सीडेशन नंबर बेटा K3 का चार्ज कितना? +3 प्लस Fe का चार्ज आपको निकालना है +6 टाइम्स ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू बेटा आएगी कितनी? +3। ठीक है, देख लीजिए कुछ इस तरह से। ठीक है, अगला सवाल है आपके पास, यूजिंग IUPAC नॉर्म्स राइट द फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। यदि आपके पास फॉर्मूला आपको बनाना हो, नाम आपके पास लिए दे रखा हो, तो आप कैसे निकालेंगे? नाम से फॉर्मूला बनाने के लिए बेटा थोड़ी सी मशक्कत करनी होती है। यदि आपके साथ हम हैं तो आपको मशक्कत की भी कोई टेंशन नहीं लेनी है। ऐसी चीज़ों को करने के लिए आपको मैं कुछ तरीके बताता हूँ। क्या है तरीके? सबसे पहले आपको छांटना है बेटा क्या? सेंट्रल मेटल एटम। और सेंट्रल मेटल एटम कहाँ पे लिखा होता है बेटा? जिसके ब्रैकेट में लिखा हो ऑक्सीडेशन नंबर वही होता है सेंट्रल मेटल एटम। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम को। कौन है बेटा सेंट्रल मेटल एटम? कोबाल्ट। और ऐसे लगाएंगे ब्रैकेट। जो तरीका आपको मैं बता रहा हूं बेटा वो दुनिया का सबसे आसान तरीका है। आप कोई भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, कहीं पे भी गूगल या कोई भी रिफ्रेशर बुक में चले जाइए, इससे बेहतर तरीका आपको कोई भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है बात? चलिए, आपने लिखा सेंट्रल मेटल एटम को कुछ इस तरह से लिख लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप कहाँ पे आएंगे? फिर आएंगे आप बिल्कुल शुरुआत में, और बिल्कुल शुरू में आप देखेंगे आपके पास है पेंटा अमाइन, यानी कि आपके पास अमाइन ग्रुप है बेटा कितने? 5 ग्रुप। तो आप क्या लिखेंगे? NH3 का होल 5। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? नाइट्रेटो O। नाइट्रेटो O का मतलब है बेटा आपके पास प्रेजेंट है ONO ग्रुप। मैंने आपको बताया था ना, जहां पे आपने लिंकेज आइसोमेरिज्म लगाई थी वहां पे आपके पास एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट थे, जैसे कि NO2। इस NO2 को हम क्या लिख सकते हैं? ONO। जब आपके पास लिगेंड NO2 की फॉर्म में प्रेजेंट हो तो उसे बोला जाता है बेटा नाइट्रेटो N, और जब आपके पास ONO की फॉर्म में प्रेजेंट हो तो उसे बोला जाता है नाइट्रेटो O। तो ये ONO की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। इसके अलावा और तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आपने ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। ठीक है, यहां तक बात कैटायन की खत्म हो गई। अब आपके पास बचा है बेटा एनायन। एनायन कितने बेटा? क्लोराइड। तो क्लोराइड को आप क्या लिखेंगे? केवल Cl। मैंने आपको ये बताया था एनायन कितने प्रेजेंट होते हैं इस बात का जिक्र नहीं किया जाता, तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्लोरीन 1 है, 2 है, 4 है, कितने? हमें नहीं पता। इन्हें पहचानने का आप तरीका बताता हूं मैं, क्या होता है तरीका। अब आपको क्या करना है? आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना होता है। आप कहेंगे सर क्लोरीन के ऊपर तो -1 चार्ज होता है। बहुत बढ़िया बात। इस एंटिटी के ऊपर कितना चार्ज है हमें नहीं पता, हमने कितना मान लिया बेटा? X मान लिया। ठीक है, आपको ये तो पता है ना कि कोबाल्ट के ऊपर चार्ज कितना है?
पता है ना बेटा कितना है, बेटा कोबाल्ट के ऊपर चार्ज है 3, तो आप क्या करेंगे कोबाल्ट का चार्ज लिखेंगे आप यहाँ पे +3, ठीक है, लिख लिया। प्लस NH3 का चार्ज बेटा कितना होता है, NH3 का चार्ज होता है बेटा 0, प्लस ONO का चार्ज कितना होता है बेटा, ONO का चार्ज होता है बेटा -1 इज इक्वल्स टू बेटा किसके, x के। मीन्स आप यहाँ पे इस पूरी एंटिटी के ऊपर चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं बेटा, क्योंकि कैटायन और एनायन दोनों के ऊपर चार्ज की वैल्यू बेटा सेम होनी चाहिए ताकि हम इस पूरी एंटिटी को न्यूट्रल बना सकें, ठीक है। यदि आप यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करें बेटा, तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू आती है बेटा +2, कितनी आती है, +2। यदि x की वैल्यू +2 है तो आप इस पूरी एंटिटी को बेटा कुछ इस तरह से लिख पाएंगे देखिए कैसे, आप लिखेंगे CONH3 का होल 5 और साथ में है आपके पास ONO, ठीक है। तो आप अब यहाँ पे x की जगह पे क्या लिख देंगे बेटा +2 और क्लोरीन के साथ में लिखेंगे बेटा -1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से सुनना, मेन चीज यहीं से शुरू होती है। अब आपको क्या करना है, इस पूरे 2 को भेजना है बेटा इधर और इस 1 को भेजना है इधर। बात आपको ये याद रखनी होगी बेटा, केवल चार्ज की क्वांटिटी ट्रांसफर होती है बेटा, चार्ज के साइन कभी भी ट्रांसफर नहीं होते। मींस यहां से केवल 2 ही ट्रांसफर होके जाएगा, यहां से केवल 1 ही ट्रांसफर होके आएगा, -1 + 2 ये चीजें ट्रांसफर नहीं होती, माइनस और प्लस के सिंबल ट्रांसफर नहीं होते। तो फॉर्मूला आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, CONH3 का होल 5 ONO। अब बताइए बेटा, यहां से यदि 1 ट्रेवल करके आया है तो आप 1 को लिखेंगे यहां, ठीक है। क्लोरीन बेटा यहां से 2 ट्रेवल करके आया है तो आप 2 को लिखेंगे यहां। बनने वाला फॉर्मूला आपके पास तैयार है, ठीक है। कुछ इस तरह से आप इनके फॉर्मूले निकालते हैं। अगला कॉम्प्लेक्स है आपके पास पोटेशियम टेट्रासाइनिडोनिकलेट, ठीक है। यदि यहां पे आप गौर से देखें, यहां पे लिखा हुआ है निकलेट, इसका मतलब यदि ये सेंट्रल मेटल एटम का इंग्लिश नाम होता तो सेंट्रल मेटल एटम काम करता एज ए कैटाइन, लेकिन यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है लैटिन, तो सेंट्रल मेटल एटम ने काम किया होगा एज ए एनाइन। शुरुआत में आपके पास है पोटेशियम, तो आप क्या लिखेंगे, पोटेशियम को आप लिखेंगे केवल K। आपको नहीं पता कितने पोटेशियम हैं, 2 हैं 4 हैं, आपने इसको लिखा केवल K, ठीक। उसके बाद आप शुरू करेंगे सेंट्रल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप सबसे पहले लिखेंगे निकल के बारे में, क्योंकि निकल क्या है इसका सेंट्रल मेटल एटम। उसके बाद लिखेंगे आप इनके लिगेंड्स, टेट्रासाइनाइडो का मतलब है बेटा इसके अंदर CN ग्रुप है बेटा कितने, 4, उसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। आपको ये पता है कि पोटेशियम के ऊपर चार्ज कितना होता है बेटा +1। इस एंटिटी के ऊपर चार्ज की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, निकल का चार्ज आपके लिए दे रखा है बेटा कितना +2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ CN का चार्ज कितना -1 इज इक्वल्स टू x। यहाँ से बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई बेटा -2, कितनी आ गई बेटा -2। यदि यहाँ से x की वैल्यू -2 आ गई तो आप क्या करेंगे, इस एंटिटी के ऊपर -2 चार्ज रख देंगे, तो ये आ जाएगा K +1 NiCN का होल 4 और यहाँ पर रखेंगे बेटा -2। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको केवल चार्ज की क्वांटिटी ट्रांसफर करनी है। जब आप चार्ज की क्वांटिटी ट्रांसफर करेंगे बेटा तो ये 2 ट्रांसफर होके बेटा आएगा इधर, तो इसको लिखेंगे K2 और क्या लिखेंगे बेटा NiCN का होल 4 और बेटा ये 1 ट्रांसफर होके आएगा इधर, यहाँ पे बनने वाला फॉर्मूला आपके पास तैयार है, ठीक है। कोई दिक्कत है भैया, चलिए अगला सवाल है आपके पास, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। आपको इस कॉम्प्लेक्स का IUPAC नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे भैया नाम, सबसे पहले नाम लिखेंगे आप लिगेंड्स का। यदि आपके पास एक से ज़्यादा लिगेंड्स प्रेजेंट हैं तो आप फॉलो करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे सर ट्राई अमाइन, 3 आपके पास NH3 हैं तो उनको बोलेंगे आप ट्राई अमाइन। 3 क्लोरीन हैं उनमें आप क्या बोलेंगे बेटा ट्राई क्लोरिडो। सेंट्रल मेटल एटम कौन है बेटा क्रोमियम, क्या लिखेंगे बेटा क्रोमियम। ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, निकालिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। Cr का चार्ज माना आपने x प्लस 3 NH3 हैं, एक का चार्ज कितना है बेटा 0 प्लस
3 क्लोरीन है, एक का चार्ज कितना बेटा -1 इज इक्वल्स टू एक्स, सॉरी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे बेटा कितनी आएगी +3। x की वैल्यू +3 होने का मतलब है बेटा इसके ब्रैकेट में आप लिखेंगे 3। नाम होगा बेटा ट्राई अमाइन ट्राईक्लोरिडो क्रोमियम थर्ड। ठीक है बेटा, यहाँ तक की चीज़ें थी बेटा जहाँ पे आपने सीखा IUPAC के बारे में, जहाँ पे आपने सीखा आइसोमेरिज्म के बारे में, डबल सॉल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होता है, वर्नर थ्योरी कैसे यूज करी जाती है, वर्नर थ्योरी के बेसिस पे हम सवाल कैसे करते हैं, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, मैंने आपको सारी ट्रिकें बता रखी हैं। ठीक है, फिर भी आपको लगता है कि किन्हीं भी चीज़ों में आपको दिक्कत आ रही है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। यदि चैनल पे पहली बार आए हों बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मैं आपको इतना बेहतरीन कंटेंट देने वाला हूँ बेटा, पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके लिए कोई नहीं दे सकता उतना। अभी मैं आपको VBT कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब देखना बेटा खतरनाक चीज़ें। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में।